हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए कौशल पे चर्चा करने वाले हैं जो कि है प्रबलन कौशल। इसे पुनर्बलन कौशल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे रीइंफोर्समेंट स्किल कहते हैं। ठीक है, तो अब पुनर्बलन कौशल में होता क्या है कि जब भी छात्र कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वो इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि उनका उत्तर सही है या नहीं। तो शिक्षक को चाहिए कि वो छात्र की क्रिया के अनुरूप उसे प्रोत्साहित करे। ठीक है, उसे प्रोत्साहन दे, उसका उत्साहवर्धन करे ताकि छात्र जो है वो भविष्य में भी सही उत्तर देने का प्रयास करे। ठीक, यानी छात्र के द्वारा जब कोई अनुक्रिया होती है तो शिक्षक को चाहिए कि वो अपने व्यवहारों के द्वारा छात्र की क्रिया को स्वीकृति दे ताकि छात्र जो है वो भविष्य में ऐसी वांछित क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित हो। ठीक है, तो शिक्षक जो है छात्र को प्रोत्साहित करने के लिए जिस भी माध्यम का यूज़ करता है उसी को हम पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षण कार्य में उन उद्दीपनों का प्रयोग करना जो छात्र की अनुक्रिया होने की संभावना को बढ़ा दे। ठीक है, उसी को पुनर्बलन कहते हैं। यानी हम छात्र से कोई क्वेश्चन पूछे, छात्र उसका हमें सही आंसर दिया तो हमें चाहिए कि हम छात्र का उत्साहवर्धन करें, उसे प्रोत्साहित करें। ठीक है, उसे फीडबैक दें, उसे बोले शाबाश, गुड, वेरी गुड, ताकि छात्र का उत्साहवर्धन हो, छात्र का मनोबल बढ़े और वो भविष्य में दोबारा सही उत्तर देने का प्रयास करे। ठीक है, इसी को पुनर्बलन कहते हैं। अब पुनर्बलन कौशल को प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण कौशल, फीडबैक स्किल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। W.F. हिल के अनुसार पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ती है। ठीक है, भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, छात्र को प्रोत्साहित करने से छात्र जो है वो भविष्य में दोबारा ऐसा प्रयास करेगा। ठीक, इंग्लिश में reinforcement is the consequence of an occurrence which increases the probability of that response to occur in future. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हल्स के अनुसार पुनर्बलन वह उद्दीपक घटना है जो यदि अनुक्रिया के साथ उचित सामयिक संबंध रखते हुए घटित होती है तो उससे अनुक्रिया बल में वृद्धि होती है। ठीक है, reinforcement is that stimulus event if it implement with adequate current relations to response then it enriches the response number। यानी सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि हम छात्र को पुनर्बलन दें, ये भी ज़रूरी है कि हम छात्र को समय पे पुनर्बलन दें। ऐसा नहीं कि छात्र आंसर दे दिया तो अब हम क्लास ख़त्म होने के बाद या 1 घंटे बाद या 10 मिनट बाद छात्र को उस बात के लिए गुड बोले। नहीं, जब छात्र हमें सही आंसर देता है हमें चाहिए कि हम उसी वक्त उसे पुनर्बलित करें। ठीक है, उसी वक्त उसे प्रोत्साहित करें, उसी वक्त उसे बोलिए गुड, वेरी गुड, या क्लास में उसके लिए ताली बजवा दीजिए। ठीक है, तो समय पे उत्साहवर्धन करना भी ज़रूरी है। ठीक, अब पुनर्बलन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक पुनर्बलन यानी वर्बल रीइंफोर्समेंट और अशाब्दिक पुनर्बलन यानी नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब शाब्दिक पुनर्बलन में क्या होता है कि हम शब्दों के माध्यम से छात्र को प्रोत्साहित करें। ठीक है, जैसे कि हम बोल दिए गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, और अशाब्दिक पुनर्बलन यानी हम अपने क्रिया के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा छात्र को प्रोत्साहित करें। जैसे कि हम मुस्कुरा के उसके तरफ देख दिए, उसकी पीठ थपथपा दिए, क्लास में उसके लिए क्लैपिंग करवा दिए। ठीक है, तो अब शाब्दिक पुनर्बलन और अशाब्दिक पुनर्बलन भी 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। और अशाब्दिक में सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन और नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, अब सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन क्या होता है यानी पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट क्या होता है। जब छात्र कोई सही उत्तर देता है तो हम उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, जैसे गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा बताया तुमने। ठीक है, और नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन यानी निगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब छात्र कोई गलत आंसर देता है तो हम छात्र को बोलते हैं नहीं, तुमने गलत बताया, ध्यान से पढ़ा करो, फिर से सोच के बोलो। ठीक है, अब अशाब्दिक पुनर्बलन में सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। ठीक है,
जिसमें हम अपने व्यवहार के द्वारा छात्र को पॉजिटिव वे में रीइंफोर्समेंट देते हैं। यानी जब छात्र हमें कोई सही उत्तर बताता है तो हम उसे मुस्कुरा के देखते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, क्लास में उसके लिए क्लैपिंग करवा दिए, ठीक है, छात्र के उत्तर को ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए, ठीक है। और नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन में क्या हुआ, यानी निगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट में क्या हुआ, छात्र कोई गलत आंसर दिया तो हम छात्र को गुस्से से देखिए, ठीक है, नहीं में अपना सिर हिला दिए, ठीक है, उसे घूर के देखें, ठीक है, तो ये सब होता है। तो ये था पुनर्बलन कौशल, ठीक है। पुनर्बलन कौशल सिंपली क्या होता है कि हम ऐसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करें जो भविष्य में छात्र के अनुक्रिया होने की संभावना को बढ़ा दे, ठीक है। ये दो तरह का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, दोनों में दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव जिसका जो जब छात्र में सही आंसर देता है तब हम देते हैं, निगेटिव जब छात्र कोई गलत आंसर देता है तब हम देते हैं, ठीक है। शाब्दिक जिससे हम शब्दों के माध्यम से देते हैं, और अशाब्दिक जिसे हम अपने व्यवहार के माध्यम से या किसी क्रिया के माध्यम से छात्र को देते हैं, ठीक है। अब पुनर्बलन कौशल के उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है। पहला है अधिगम में वृद्धि करना और अधिगम को स्थायी बनाना, ठीक है। जब हम छात्र को उसके अनुक्रिया के बाद कोई रीइंफोर्समेंट देते हैं तो छात्र क्या होता है, वो प्रोत्साहित होता है और उसका जो अधिगम होता है वो स्थायी हो जाता है, उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। वो जो भी उस वक्त सीखता है वो उसको हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक। फिर छात्रों को अभिप्रेरित करना जिससे वो अधिगम में रुचि लें, ठीक है। जब हम छात्र को गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट यानी अच्छा पुनर्बलन देते हैं, ठीक है, उनके अनुक्रिया को, उनके जो भी उन्होंने प्रयास किया, जब हम उसको सराहते हैं, उसकी सराहना करते हैं तो छात्र क्या होता है, उस विषय वस्तु में और इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। छात्रों की सक्रियता बढ़ाने में सहायक, ठीक, छात्रों के अधिगम में तत्परता विकसित करना, छात्रों को और परिश्रम करने हेतु प्रोत्साहित करना, ठीक है। छात्र उस विषय वस्तु में और इंटरेस्ट लेंगे तो उसमें और मन लगा कर पढ़ेंगे, उस विषय में और मेहनत करेंगे। कक्षा अनुशासन में सुधार करना, छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि करना। जब छात्र कोई आंसर देता है हम उसे प्रोत्साहित करेंगे तो छात्र का क्या होता है, तो छात्र का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो इंक्रीज करता है। अब आते हैं इसके घटक पे, ठीक है, यानी कि कंपोनेंट्स। अब इसमें घटक कौन कौन से हैं, तो इसके 6 घटक हैं, ठीक है। पहला क्या है, स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग, यानी यूज़ ऑफ एक्सेप्टेबल वर्ड्स। स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग मतलब कि जब छात्र को क्लास में कोई एक क्रिया करे, कोई अनुक्रिया करे, तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो छात्र की क्रिया को स्वीकृति दे, ठीक है। ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करे जिससे छात्र को लगे कि सर ने मेरे आंसर को एक्सेप्ट किया, ठीक है, ताकि भविष्य में उसके अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाए, छात्र का मनोबल बढ़े, ठीक है, उसे प्रोत्साहन मिले, उसे उत्साहवर्धन उसका हो, ठीक। फिर दूसरा है उत्साहवर्धन किया गया, यानी इनकरेजमेंट प्रोवाइडेड। छात्र जब भी कोई अनुक्रिया या क्रिया करता है तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो उसके क्रिया को, उसके प्रयास को हमेशा इनकरेज करे ताकि छात्र का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ठीक है, उसका आत्मविश्वास बढ़े और वो ऐसे प्रयास करने की कोशिश हमेशा करता रहे, ठीक। फिर तीसरा है उचित भाव भंगिमा का प्रयोग, प्रॉपर यूज़ ऑफ गेस्चर, यानी कि जब छात्र उत्तर दे रहा होता है या कोई अनुक्रिया कर रहा होता है तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो कंसंट्रेशन के साथ छात्र के आंसर को सुने, उसकी तरफ देखे। ऐसा नहीं कि छात्र आंसर दे रहा है तो शिक्षक कोई और काम करे या फिर वो कहीं और देखे। इससे क्या होता है कि छात्र को लगता है कि सर तो मेरा आंसर सुन ही नहीं रहे, उसका इंटरेस्ट, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज़ होने लगता है और फिर वो क्या करेगा, भविष्य में ऐसे प्रयास करने की कोशिश नहीं करेगा, वो भविष्य में आंसर देने का कोशिश नहीं करेगा, वो कहेगा मेरे आंसर देने से क्या फ़ायदा, सर तो मेरा आंसर सुनता ही नहीं है। तो इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि जब छात्र कोई अनुक्रिया कर रहा होता है तो वो ध्यानपूर्वक पूरे कंसंट्रेशन के साथ छात्र की तरफ देखे, उसके आंसर को ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है, ताकि एक छात्र को लगे कि हाँ सर मेरा आंसर सुन रहे हैं, ठीक है। फिर चौथा है छात्र के सही उत्तर को श्याम पट पर लिखा गया, ठीक है, राइटिंग प्यूपिल्स करेक्ट आंसर ऑन दी ब्लैक बोर्ड, यानी कि जब छात्र कोई सही आंसर दे रहा है तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो उसके उत्तर को ब्लैक बोर्ड पे लिखे। इससे क्या होगा, छात्र का मनोबल बढ़ेगा, उसका उत्साहवर्धन होगा, ठीक है, और वो
दोबारा ऐसा सही आंसर देने का प्रयास जो है वो करेगा। ठीक है। फिर 5वां है प्रबलकों का सही उपयोग। ठीक है। करेक्ट यूज़ ऑफ रीइंफोर्सर, यानी कि जब छात्र कोई आंसर दे रहा है तो ऐसा नहीं कि हम छात्र को कोई भी रीइंफोर्सर दे दिया, यानी कि हम छात्र से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, छात्र ने सिंपल सा उसका नॉर्मल सा आंसर दिया तो हम छात्र को बोल दिए एक्सीलेंट। नहीं, हमें एक शिक्षक को हमेशा ये चाहिए कि कहाँ उसे गुड बोलना है, कहाँ उसे वेरी गुड बोलना है, कहाँ उसे एक्सीलेंट बोलना है। अगर वो छोटी छोटी बात पे बड़े बड़े प्रबलकों का प्रयोग करेगा, जैसे कि छोटी से आंसर पे वो उसे एक्सीलेंट बोल देगा, तो इससे क्या होगा, उस प्रबलक का जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। एक्सीलेंट का और गुड के बीच में जो एक डिफरेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा और गुड और एक्सीलेंट एक बराबर हो जाएगा। तो नहीं, एक शिक्षक को चाहिए कि कहाँ उसे गुड का प्रयोग करना है और कहाँ उसे एक्सीलेंट का प्रयोग करना है, ये एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। फिर लास्ट है प्रबलकों का समय पर उपयोग। ठीक है, टाइमली यूज़ ऑफ रेनफोर्सर, यानी कि जो भी हम कोई रेनफोर्सर का यूज़ करें तो उसे समय पे करें। ऐसा नहीं कि छात्र ने हमें आंसर दे दिया तो हम छात्र को 1 घंटे बाद जाके बोल दिए कि हाँ हाँ तुमने सही आंसर दिया था। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब छात्र हमें उत्तर दे तो एक शिक्षक को तभी उस छात्र का उत्साहवर्धन करना चाहिए, वरना बाद में उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। ठीक है, तो ये था पुनर्बलन कौशल। इसमें हम ये सीखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हमें छात्र का उत्साहवर्धन कैसे करना है, कौन से रीइंफोर्सर का कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है। छात्र के आंसर को हमें कैसे सुनना है, छात्र जब आंसर दे रहा है तो हमें कौन से गेस्चर का यूज़ करना है, ये सारी बातें। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक लेसन प्लान देख लेते हैं। तो आप पहले पेज पे देख सकते हैं। पहले पेज पे क्या है, कौशल का नाम, अनुक्रमांक, वर्ग, छात्राध्यापक का नाम, विषय, कक्षा, प्रकरण, पर्यवेक्षक का नाम। ठीक है। सेकंड पेज पे क्या है, शिक्षण सत्र, कक्षा, दिनांक, विषय, समय और प्रकरण। ठीक है। फिर टेबल है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र अनुक्रिया और प्रबलन। ठीक है। तो छात्राध्यापक कथन क्या है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। छात्र अनुक्रिया क्या हुई, 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। तो हमने प्रबलन क्या दिया छात्र के अनुक्रिया पे। ठीक है। फिर है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। प्रबलन बहुत अच्छा। ठीक। फिर महात्मा गांधी के माता पिता का क्या नाम था, तो माता का नाम पुतली बाई और पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि ये आंसर, ये सारे जनरल आंसर है, ये छात्र को पता होने चाहिए। ठीक है। फिर महात्मा गांधी जी की विचारधारा किन विचारों पर आधारित थी, सत्य और अहिंसा। तो यहाँ हमने क्या प्रबलन यूज़ किया, बहुत अच्छा। ठीक है। महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। ठीक है। 25 मई 1915 को गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना की थी, साबरमती आश्रम। ठीक है। तो हमने कहा बहुत अच्छा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से कौन संबोधित किया था, तो छात्र ने बोला रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो हमने कहा बहुत अच्छा। ठीक है। ये थर्ड पेज पे है पूरा क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पोर्शन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून के विरोध में आंदोलन। ठीक है। तो हम कहेंगे बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद चौथे पेज पे क्या होता है हमारा, चेकलिस्ट, जांच तालिका, जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं, टैली होता है और रेटिंग स्केल होता है, दर्ज पैमाने। ठीक है। जिसमें हम यूज़ करते हैं असंतोषजनक, संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, और कोई हमारा विशेष टिप्पणी होता है तो वो हम देते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो पहला घटक है, मान लीजिए स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग, तो हम टैली में उस अकॉर्डिंग लगाते हैं कि हमने स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग कितने बार किया अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो जो भी ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, वो उसको ऑब्जर्व करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग ये जो चेक लिस्ट है वो फिल करता है। ठीक है। फिर उसके बाद
नकारात्मक वांछित प्रबलकों का भाव, नकारात्मक अवांछित प्रबलकों का भाव, ठीक है। फिर उसके बाद सुझाव, जो भी ऑब्जर्वर हमें सुझाव देना चाहता है हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो भी कमियां रह गई हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड सुझाव देता है। फिर सहपाठी हस्ताक्षर, फिर पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, ठीक। तो इस कौशल में इतना ही। नेक्स्ट कौशल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कौशल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।